हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो हमारी यूपी ट्रिपल एस सी पेट की हिस्ट्री की सीरीज का 19वां वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मुग़ल प्रशासन के बारे में। हम लोग पूरे मुग़ल काल को पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ कुछ हाइलाइट्स हैं, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं और उनमें से ही थोड़े से मैंने एक्स्ट्रा हाईलाइट करने की काफ़ी चीज़ें कोशिश की हैं जो एग्ज़ाम्स में बार बार पूछी गई हैं। तो आप लोग अगर वो वीडियोज़ नहीं भी देखते हैं या उतना अच्छे से आपका रिवीजन नहीं भी होता है तो भी एक हद तक काम चल जाएगा। आप इसको तैयार कर लें, ये पूरे मुग़ल प्रशासन को तैयार कर लें। मुग़ल आर्किटेक्चर से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, उनके कला और साहित्य वाले पोर्शन से, और थोड़े बहुत युद्ध पूछे जाते हैं। आप इतने तैयार कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर कुछ भी जाने वाला है इस मुग़ल काल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला जो है पॉइंट इसमें देखते हैं हम लोग, प्रशासनिक विभाजन इस समय पे कैसा था। क्योंकि एक साम्राज्य को अकेले चला पाना, एक केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत जो है उसको चला पाना मुश्किल होता है। क्योंकि आप पूरे साम्राज्य को हर तरफ से हर जगह पे जो है विद्रोहों को नहीं शांत कर सकते, हर जगह पर समान विकास नहीं कर सकते हैं। तो आपको अपने प्रशासन का विकेंद्रीकरण करने की आवश्यकता होती है। ये जो वो जो है शुरुआत में ही दिख गई थी, सल्तनत काल में ही दिख गई थी। इसलिए इल्तुतमिश ने क्या किया था, अपने साम्राज्य को जो है कई सारे एकता में विभाजित कर दिया था। यही चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिलती है, मुग़ल प्रशासन में भी देखने को मिलती है। इन लोगों ने अपने साम्राज्य को कई सारे सूबों में विभाजित किया था और ये सूबे भी फर्दर कई सारे उसमें डिवाइडेड थे। ये सूबे जो है सरकार में डिवाइडेड थे, जो आज के स्तर में देखा जाए तो ज़िले के बराबर होता है। तो ये सरकार ज़िले के बराबर होता था। इसके बाद इससे छोटा एक परगना होता है। परगना लगभग तहसील के लेवल का होता था। और गांव, जो कि आज के गांव जैसे हैं, इस तरीके के एक जो छोटी इकाइयाँ हुआ करती थी, इसको गांव कहा जाता था। तो प्रशासनिक विभाजन कुछ इस प्रकार से हुआ करता था। अब साम्राज्य का केंद्र बिंदु तो बादशाह हुआ करता था। उसको लगभग समस्त अधिकार प्राप्त थे हर क्षेत्र में, वित्त में, सैन्य अधिकार जितने होते हैं या और भी सारे अधिकार जो हैं, ये इस सत्ता का केंद्र बिंदु हुआ करता था। इसके बाद जो सबसे शक्तिशाली एक बादशाह के बाद जो सबसे शक्तिशाली पद होता था, ये होता था उस समय पे प्रधानमंत्री का। क्यों? क्योंकि इसके पास में कई सारी पावर्स हुआ करती थी। ये प्रधानमंत्री का पद जो है ये सृजित हुआ था बैरम खां के टाइम पे। सबसे पहला प्रधानमंत्री जो था ये बैरम खां बना था अकबर का। इसके पहले जो है इसके जितने कार्य हैं, बेसिकली ये 3 विभागों को मिला के उसका अध्यक्ष होता था। एक वजीर का, एक दीवान का काम करता था और एक वकील का। तो ये तीनों कामों को मिला के जो एक व्यक्ति को तीनों विभाग सौंपे जाते थे, इसको प्रधानमंत्री बोलते थे। बाबर और हुमायूं के शासनकाल में या शेरशाह सूरी के शासनकाल में ऐसा नहीं था। सारी चीज़ें जो है अलग अलग लोग संभालते थे। ये बैरम खां के आने के बाद से ऐसा हुआ कि ये प्रधानमंत्री का पद सृजित हुआ। इसको वित्त संबंधी भी सारी शक्तियाँ प्रदान थी। इसके बाद फिर अगला इम्पॉर्टेंट पद पद होता था ये आपका मीर बख्शी का। ये जो है ये सैन्य अधिकारी हुआ करता था, ये सेना का प्रमुख हुआ करता था। हालांकि ये सेना का नेतृत्व तो नहीं करता था, ये सेनापति नहीं होता था ये, बल्कि रक्षा मंत्री की तरीके से होता था। सेना के खर्च, उसमें भर्तियाँ, उसके प्रधान, उसकी आकार को बढ़ाना घटाना, ये सब इसकी जिम्मेदारी होता था। मतलब एक व्यवस्थापक की तरीके से ये काम करता था। इसके बाद फिर होता है सद्र उस सुदूर, इसे सदर भी बोला जाता है। तो ये जो है धार्मिक सलाहकार हुआ करता था। और फिर है काजी उल कुजात। तो काजी वर्ड जहाँ भी आए आप समझ जाएं कि वो न्यायाधीश से या एक जज से संबंधित है। तो ये न्याय करने का कार्य करते थे। और अंतिम जो न्यायाधीश होता था, जो सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था, वो अंत में बादशाह होता था। जो इस काजी उल कुजात तक पहुँचने पहले तो हर स्तर पर न्याय की व्यवस्था लगभग थी। जनपद स्तर से ही जो आपके सरकार स्तर था, सरकार स्तर से पे भी थी। आपकी जो आपके प्रांत थे यानी कि सूबे थे, सूबे के स्तर पे भी आपकी न्याय की व्यवस्था थी। और अंत में साम्राज्य स्तर पर जो है ये अधिकारी काजी उल कुजात हुआ करता था। लेकिन तब भी अगर आपको लग रहा है कि आपको न्याय नहीं मिला हुआ है, तो आप बादशाह के पास भी जा सकते थे। जहांगीर के अपने काल में जो है उसने अपने महल के आगे जो है सोने की जंजीर लगवा दी थी और उसके आगे एक घंटी बधी हुई थी। तो जो कोई भी जिसको न्याय नहीं मिल पाता था, वो उस घंटी को जाके बजाता था, जिससे वो डायरेक्ट जाके राजा से अपनी अरदास कह सकता था, अपनी मजबूरी सुना सकता था और उनसे उसको न्याय मिलता था। तो न्याय जो है, न्याय का अंतिम जो है क्या कहा जाए, सुप्रीम जो न्यायाधीश होता था वो सुल्तान ही हुआ करता था, वो बादशाह ही हुआ करता था आपका।
इसके बाद देखते हैं तो आपका है मीरे समा या खाने समा, तो इसे खानसामा कहा जाता है, जो आजकल भी प्रचलित वर्ड है। खानसामा यानी कि समझ लीजिए जो खाना वगैरह बनाते हैं, तो ये रॉयल जो किचन होता था उसका अध्यक्ष हुआ करता था। इसके बाद होता है मीरे आतिश। तो मीरे आतिश जो हुआ करता था ये तोप खाने का प्रधान हुआ करता था। जैसे ये आतिश वर्ड जो है ये आतिशबाजी से रिलेटेड है, तो आप समझ सकते हैं ये तोप खाने का और जो बंदूकची हुआ करते थे उस विभाग का ये प्रमुख हुआ करता था मीरे आतिश, या कह लें तो उसका सेनापति हुआ करता था। फिर है दरोगा या डाक चौकी। तो इससे आप ये कंफ्यूज मत हों, ये डाक या पत्राचार विभाग से संबंधित नहीं था, ये गुप्तचर व्यवस्था का प्रधान हुआ करता था उस समय पे। और उसके बाद फिर देखते हैं प्रांत का प्रशासन। ये अभी तक आपने जो पढ़ा ये केंद्र के प्रशासन के बारे में पढ़ा। अब ये केंद्र जो है कई सारे प्रांतों में विभाजित था। हर प्रांत में एक जो उसका सूबेदार होता था, ये राजा के द्वारा नियुक्त किया जाता था। तो राजा क्या करता था, एक सूबेदार को नियुक्त करता था और वो अपने पूरे क्षेत्र में जो है बादशाह के ही समान शासन किया करता था, उतने ही अधिकार लगभग इसको प्राप्त होते थे। इसके में भी दीवान हुआ करता था। ये दीवान लगभग प्रधानमंत्री के बराबर का कद रखता था। ये वित्त का काम करता था, वित्त अधिकारी हुआ करता था। और जैसे वहाँ पे मीर बख्शी हुआ करता था, यहाँ पे बख्शी हुआ करता था, ये सेना का प्रधान हुआ करता था। अब देखते हैं सूबों की संख्या के बारे में। तो अकबर के समय में, अकबर जब आया था तो उसके समय पे 12 सूबे हुआ करते थे मुख्यतः, लेकिन अंत में अकबर ने जाते जाते चूंकि साम्राज्य विस्तार भी काफ़ी किया था, इसी वजह से लगभग 15 सूबे तक हो गए थे। फिर देखते हैं शाहजहां। तो शाहजहां ने 18 सूबे तक कर लिए थे और औरंगजेब ने 20 सूबे तक। फिर देखते हैं हम लोग सरकार या जिला स्तर के बारे में। तो ये प्रांत जो थे ये काफ़ी सारे जिलों में, या आज के ज़िले हम लोग बोल रहे हैं, या उस टाइम पे इसी को सरकार बोला जाता था। तो सरकार में विभाजित थे और इन सरकार का अध्यक्ष हुआ करता था फौजदार। अब चूंकि गुटबंदी ना हो जाए, गुटबाजी ना हो जाए और सूबेदार अपने पसंद के जो है फौजदार ना नियुक्त कर दे, ताकि बाद में वो उनका सहारा लेके विद्रोह करने की कोशिश करे, इस वजह से इससे बचने के लिए जो फौजदार की नियुक्ति होती थी ये सीधे बादशाह स्वयं किया करता था। इससे जो है काफ़ी हद तक चांस कम हो जाता था कि उसका कोई सूबेदार जो है उसके खिलाफ में विद्रोह करने की कोशिश करेगा। फिर जो है यहाँ पे सूबों में और सरकारों में जो न्याय की व्यवस्था थी, जो सुरक्षा की व्यवस्था थी, ये लगभग केंद्र के ही समान थी और काफ़ी सुदृढ़ दिखाई देती है। अब ये जो आपके सरकार हुआ करते थे ये भी कई सारे परगना में, और परगने कई सारे गांव या फिर नगरों में जो है विभाजित हुआ करते थे। फिर देखते हैं सैन्य व्यवस्था। अब सैन्य व्यवस्था में दो तरीके की चीज़ें दिखाई देती हैं, दो तरीके के सैनिक आपको दिखाई देंगे। एक है आदि सैनिक और दूसरे हैं मनसबदार। आदि सैनिक जो वो सैनिक हुआ करते थे जो राजा के पास उसकी सेना हमेशा रहा करती थी, ये उसके सैनिक हुआ करते थे, राजा के सैनिक, इसको अहदी सैनिक बोला जाता था। और जो इसने जात या सवारों के मनसब बांटे हुए होते थे, लोगों को मनसबदार बनाया हुआ होता था, तो उनके सैनिक भी युद्धों में इसकी सहायता किया करते थे, तो इनको मनसबदार के सैनिक बोला जाता था। फिर देखते हैं कला और साहित्य। और ये टॉपिक जो है कला और साहित्य से इसके मुगल काल के इतने प्रश्न बने हैं कि आप लोग इसको तो बिल्कुल छोड़ के ना जाए, मैं जो आपको सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि इससे बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। एक एक चीज़ आप लोग दो दो तीन तीन बार आप वीडियो देखें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, उसको दोहराएं और छोड़ के मत जाएं इसको प्लीज़। तो देखते हैं सबसे पहले पुस्तकों के बारे में। तो यहाँ पे कुछ ही पुस्तकें मैंने ली हैं जो बहुत बार पूछी गई हैं और इसी के पूछे जाने का चांस भी है इन्हीं में से। तो सबसे पहली पुस्तक है आपकी बाबरनामा। ये बाबर ने स्वयं लिखी थी और टर्किश लैंग्वेज में लिखी थी, तुर्की भाषा में। ये इसका फ़ारसी अनुवाद जो है ये अकबर के टाइम पे अब्दुल रहीम खान खाना ने करा था। फिर देखते हैं हुमायूं नामा। तो ये हुमायूं नामा की रचना जो है ये इसकी सगी बहन जो थी ये गुलबदन बानो बेगम, इसने गुलबदन बानो बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। फिर है अकबरनामा। तो ये अकबरनामा जो है ये आईने अकबरी का तृतीय अध्याय हुआ करता था और इसकी आईने अकबरी की रचना जो है अबुल फजल ने की हुई है। तो अकबरनामा पूछे या आईने अकबरी पूछे, इन दोनों की रचना अबुल फजल ने की है। फिर है तुजुके जहांगीरी। तो ये जहांगीर ने लिखा था और इसका अंतिम अध्याय लिखने के पहले इसकी मृत्यु हो गई थी, तो इसको पूरा करने वाला शख्स था मोतबिंद खां। इसके बाद में है शाहजहाँनामा। तो शाहजहाँनामा के बारे में थोड़ा कम पूछा जाता है, हालांकि याद रखेंगे इसका लेखक जो था ये इनायत खां था। फिर है रुफ़ात आलमगीरी। तो ये रुफ़ात आलमगीरी जो है ये औरंगज़ेब ने खुद से लिखी हुई पुस्तक थी इसकी। और दूसरा है एक फ़तवाए आलमगीरी। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, रुफ़ात आलमगीरी औरंगज़ेब की और जो फ़तवाए आलमगीरी था ये लिखा था शेख निज़ामुद्दीन अहमद ने। फिर है मंजुल बहरीन। ये दारा शिकोह की पुस्तक है और बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बार पूछी गई है, आप ये याद रखेंगे। फिर है मुंतखाब उल तवारीख, ये बदायूनी की है, आपको ये भी याद रखना है। और पादशाहनामा ये अब्दुल हमीद लाहौरी की है। तो बेसिकली ये तीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, हालांकि मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सारी ही याद कर लें क्योंकि बहुत बार सारी ही पूछी गई हैं। फिर है चित्रकला का काल। तो जो जहांगीर का काल था, जहांगीर का
के काल को जो है चित्रकला का स्वर्ण युग बोला जाता है। और इसके बाद जो है आता है आपका शाहजहाँ का काल, जिसको स्थापत्य कला का स्वर्ण युग बोला जाता है। तो आप इन दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहाँ। तो चित्रकला जो है, चित्रकला में इसके काल में काफ़ी सारी पेंटिंग्स को बढ़ावा मिला था और बहुत सारे कलाकार भी इसके दरबार में हुआ करते थे। इसमें से दो प्रमुख चित्रकार जो हैं इसके दरबार में जो देखे जाते थे, ये हैं अब्दुल हसन और उस्ताद मंसूर। ये उस्ताद मंसूर पक्षी विशेषज्ञ हुआ करते थे, पक्षी चित्रण किया करते थे। अब्दुल हसन मानव चित्रण किया करते थे। फिर देखते हैं स्थापत्य कला। तो स्थापत्य कला में ये मुग़ल स्थापत्य कला जो है, ये इस्लामी और भारतीय शैली का जो है मिश्रण इसमें देखने को मिलता है। इसमें इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो याद कर लें। सबसे पहला है बाबर। तो बाबर ने आगरा में आराम बाग का निर्माण कराया हुआ था। फिर है हुमायूं। हुमायूं ने दीन पनाह मस्जिद बनवाई हुई थी पुरानी दिल्ली में। इसी के पुस्तकालय से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। और बाबर को जो है ये आगरा में आराम बाग जो इसने बनवाया था, सबसे पहले बाबर की मृत्यु के बाद इसको यहीं पर दफनाया गया था। फिर है अकबर। तो अकबर ने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाई थी। इसको बहुत कायदे से मैं आपको याद कराऊंगा, आप भूलेंगे नहीं। तो पहला तो है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के मरने के बाद उसका पुत्र था, तो उसका मकबरा इसी ने बनवाया था। और ये विशेष इसलिए है क्योंकि ये भारत में दोहरे गुंबद वाला पहला मकबरा था। फिर है आगरा का किला। आगरा में किला बनवाने वाला जो आगरा का लाल किला है, जो यूनेस्को की भी साइट है, पहली या शायद दूसरी साइट थी जो यूनेस्को में ऐड हुई थी। तो इसका निर्माण भी जो है ये अकबर ने कराया था। उसके बाद इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला, ये दोनों भी इसी ने बनवाया था। क्योंकि लाहौर इसने लास्ट में राजधानी भी ट्रांसफ़र करी थी अपनी, इसलिए लाहौर का किला इसी ने बनवाया हुआ था। और इसने फ़तेहपुर सीकरी में बहुत सारी चीज़ें बनवाई हुई हैं। तो फ़तेहपुर सीकरी में जितनी भी चीज़ें पूछी जाएंगी आपकी, अभी बता दे रहा हूँ क्या 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 है, वो सारी अकबर ने बनवाई हुई है। सबसे पहला है दीवाने आम। ये फ़तेहपुर सीकरी की मस्जिदें हैं, मतलब बिल्डिंग्स हैं। तो आप इसको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये दीवाने आम दीवाने खास कई बार कई जगह पे बनवाए गए हैं। ये फ़तेहपुर सीकरी का दीवाने आम, दीवाने खास, यहाँ पे जोधाबाई का महल, बीरबल का महल, इबादत खाना, पंचमहल, अबुल फजल का महल, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह और बुलंद दरवाज़ा, तुर्की सुल्तान महल, ये सारी चीज़ें, ये सारी बिल्डिंग्स जो हैं इसने फ़तेहपुर सीकरी में बनवाई हुई हैं। फिर अब देखते हैं जहांगीर। तो जहांगीर के आने के बाद में इसने अपने पहले पिता का मकबरा बनवाया सिकंदरा में, दिल्ली के पास में स्थित है। फिर है एतमादुद्दौला का मकबरा। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। ये जो है संगमरमर और इसमें पित्रा शैली का उपयोग जो है सबसे पहले देखने को मिलता है। ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ पहला मकबरा था भारत का, और इसी में पित्रा शैली का उपयोग हुआ था। फिर है शाहजहाँ। तो शाहजहाँ के काल को आपको भी पता है, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग बोलते हैं। इसने भी कई सारे दीवाने आम दीवाने खास बनवाए थे। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसके बनवाए हुए दीवाने आम और दीवाने खास अकबर के बनवाए हुए ये आपके फ़तेहपुर सीकरी में थे। और आपका शाहजहाँ के बनवाए हुए दीवाने आम और दीवाने खास ये आगरा में भी थे, और फिर देखेंगे तो दिल्ली में भी थे। शाहजहाँ ने आगरा का भी दीवाने आम और दीवाने खास बनवाया, और दिल्ली का भी दीवाने आम और दीवाने खास बनवाया। आगरा में मोती मस्जिद, ताजमहल और लाल किला। मोती मस्जिद, फिर ताजमहल है और लाल किला है। ये तीनों, ये लाल किला दिल्ली वाला है। जो आपके आगरा में लाल किला स्थित है वो अकबर ने बनवाया था। इसके बाद में इसने दिल्ली की जामा मस्जिद जो बहुत प्रसिद्ध है, ये इसने बनवाई थी। और जामा मस्जिद एक आगरा में है, वो इसकी पुत्री जहाँ आरा ने बनवाई थी। हालांकि अगर आता है तो मैक्सिमम चांस है शाहजहाँ ही लिखा हुआ होता है। तो ये भी आप समझ लीजिए कि दिल्ली और आगरा की जामा मस्जिद ये आपकी शाहजहाँ ने बनवाई हुई थी। फिर है औरंगजेब। औरंगजेब ने औरंगाबाद में, जो आजकल संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे बीवी का मकबरा बनवाया हुआ था। इसे ताजमहल की भद्दी कॉपी, इसे ताजमहल की भद्दी प्रतिकृति या कई सारे नामों से जाना जाता है। तो आप मतलब कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो समझ लीजिए बीवी के मकबरे की बात कर रहा है। ये ताजमहल के जैसे दिखता है, थोड़ा सा बदरंग दिखता है, थोड़ा सा अलग दिखता है, बाकी लगभग सेम सा ही है। तो इसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अब पूछेगा तो अब आपका संभाजी नगर करके पूछेगा, औरंगाबाद नहीं पूछेगा। और इसने दिल्ली के लाल किले के अंदर वाली मोती मस्जिद बनवाई थी। एक मोती मस्जिद शाहजहाँ ने भी बनवाई थी, या आगरा में बनवाई थी, और दिल्ली के लाल किले के अंदर वाली मोती मस्जिद जो है ये औरंगजेब ने बनवाई थी। फिर है सिक्के। तो सिक्के के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो बाबर ने जो है शाहरुख नाम का सिक्का चांदी का चलाया था, और बाबरी सिक्का चलवाया था। फिर है शेरशाह। शेरशाह ने चांदी का 180 ग्रेन का रुपया चलवाया था, और तांबे का 380 ग्रेन का दाम चलवाया था। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे। फिर है अकबर ने सोने का इलाही सिक्का चलवाया हुआ था,
चांदी का एक वर्गाकार सिक्का चलाया हुआ था जिसका नाम जलाली था, और तांबे का दाम चलवाया था। ये तांबे का दाम अक्सर पूछता है तो ये शेरशाह से ही ऑप्शन में रहता है, और अगर ये दोनों हों तो भी आप शेरशाह को ही प्रेफरेंस देंगे। इसके बाद अकबर ने सिक्के पे जो है राम जी और सीता जी का जो है चित्र लगवाया हुआ था। और जब जहांगीर का पीरियड आता है, जहांगीर का काल आता है, जहांगीर ने सिक्कों पर अपने चित्र बनवाना शुरू करा दिए थे। इसके बाद फिर देखते हैं औरंगजेब। तो औरंगजेब के बारे में मैंने पहले भी बताया था, तो इसने सिक्के पे कलमा अपना खुदवाना बंद करा दिया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है और आप याद रखेंगे इसको। फिर है शाहजहाँ। तो शाहजहाँ ने जो प्रसिद्ध आना है, जैसे 8 आना 4 आना आपने भी सुना होगा, ये आना सिक्का जो था ये शाहजहाँ का चलवाया हुआ था। और फिर सर्वाधिक सिक्के जो हैं ये औरंगजेब के काल में ढाले गए थे। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि आपके प्रशासन से संबंधित, कला और साहित्य से संबंधित जो कुछ भी पूछा जाना था, ये सारे मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। आपका इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो, अपनी स्टडीज़ को जारी रखें, चीज़ों को दोहराएं बार बार। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं आप लोग। बाकी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।